क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं कि काश मैं अमीर और बड़े घर में होता। काश मैं भी खानदानी रईस होता और मेरे पूर्वज भी बड़े नाम वाले होते। जिंदगी में एक न एक बार हर इंसान ऐसा जरूर सोचता है। लेकिन कभी कभी इंसान को पारिवारिक संपत्ति के साथ पारिवारिक श्राप भी मिल जाता है। ऐसा श्राप जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता ही रहेगा, तब तक जब तक उसको उसकी कीमत ना मिल जाए। मेरा नाम किशोर है। मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। जो आप बीती मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इसी तरह के एक काले श्राप के ऊपर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार में आगे बढ़ता ही जाएगा। पिछले साल मेरा ट्रांसफ़र इस नए शहर में हुआ था। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और शादी के बाद ये मेरा पहला ट्रांसफ़र था। मेरी पत्नी काव्या, वो बहुत खुश थी। नई जगह पर जाना और नए अनुभव लेना उसे बहुत पसंद था। नए फ्लैट में पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी रात हो गई थी। हम दोनों में से किसी की अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि सारा सामान खोलकर उसको जमाएं। इसीलिए हमने बस इतना सामान निकाला कि रात को चैन से सो सकें। नए फ्लैट की पहली रात हमारे लिए सुकून भरी थी। अगली सुबह उठकर हम दोनों ही काम पर लग गए। हमारे घर का सामान ज़्यादा नहीं था, इसीलिए लगभग 12 बजे तक ही हमने अपना सारा सामान खोलकर अपने हिसाब से जमा लिया था। हमने दोपहर का खाना खाया और नई जगह घूमने के लिए फ्लैट से बाहर निकल गए। ये सर्दियों की बात है, इसीलिए दोपहर में धूप में घूमने में भी हमें कोई समस्या नहीं थी। कुछ ही देर में हमने पूरी कॉलोनी पैदल ही नाप ली। काव्या ने मुझसे कहा कि चलो थोड़ा बाहर भी टहल कर आते हैं, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। हमारी कॉलोनी और स्कूल शहर से थोड़ा दूर हरियाली में था। एक मुख्य सड़क हमारी कॉलोनी से मिलती थी, जिसके एक ओर शहर और दूसरी ओर जंगल था। कॉलोनी के अंदर घूमते हुए ऊंची बिल्डिंगों के चलते मुझे अभी तक कोई भी हरियाली और पेड़ पौधों के दर्शन नहीं हुए थे। इसीलिए मैं भी कॉलोनी से बाहर निकलकर थोड़ा मेन रोड पर चलने के लिए राजी हो गया। मेन रोड के साथ लगकर एक फुटपाथ था। हम दोनों उसी पर चलने लगे। अब हमें आसपास की हरियाली दिखने लगी थी। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े आम के पेड़ थे, जिनसे अच्छी खासी छांव भी हो रही थी। हम दोनों फुटपाथ पर उस ओर जाने लगे जहां जंगल था। हमारा जंगल में जाने का कोई इरादा नहीं था, बस थोड़ा सा टहलना था। कुछ देर जाने के बाद काव्या ने मेरी बाह पकड़ते हुए कहा, किशोर, वो देखो। मैं उस तरफ देखने लगा जहां वो इशारा कर रही थी। मैंने देखा, दूर जंगलों और पेड़ों के बीच में एक पहाड़ जैसी कोई ऊंची जगह थी और उस पहाड़ के ऊपर एक महल नुमा हवेली जैसा कोई ढांचा था। देखने से ही समझ में आ रहा था किसी जमाने में जरूर ये आलीशान हवेली रही होगी। कोई बेहद अमीर परिवार रहा करता होगा यहाँ पर। लेकिन आज ये खंडहर हो चुका था। जब भी मैं ऐसी किसी पुरानी इमारत को देखता हूँ तो सोच में पड़ जाता हूँ, कौन रहते होंगे वहाँ, क्या हुआ होगा उनके साथ। किसी जमाने में इस इमारत ने भी हंसी और खुशी देखी होगी, लेकिन आज सिर्फ वीराने के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है। उस जर्जर हो चुकी हवेली को देखकर भी मेरे मन में यही सब बातें आ रही थी। किसी दिन चलते हैं वहां, देखे तो सही वहां पर है क्या। काव्या रोमांचित होते हुए मुझसे बोली। उसका ऐसा ही व्यक्तित्व था, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढकर रोमांचित हो जाती थी। मैंने भी उसे हाँ कहा और हम आगे बढ़ गए। थोड़ा और टहलने के बाद हम वापस अपने घर में आ गए। हमारा सफ़र और घर जमाने की थकान अभी तक नहीं उतरी थी, इसीलिए घर पहुंचते ही साथ हम दोनों फिर से सो गए। हमारी नींद फिर लगभग 5 बजे खुली। कुछ देर बाद ही हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारा स्वागत करने हमारे घर आने लगे। हमारे बिल्कुल पड़ोस में रहने वाला शुक्ला परिवार था। मिस्टर शुक्ला मेरे ही स्कूल में मैथ्स के टीचर थे। उनसे ही अब स्कूल, शहर और आसपास की जगहों के बारे में चर्चा होने लगी।
बातों ही बातों में काव्या ने उनसे उस हवेली के बारे में पूछ लिया। शुक्ला जी ने जवाब दिया, ठीक ठाक तो यहां पर किसी को भी नहीं पता कि वो हवेली किसकी थी। अब उसका मालिक कौन है और कहां रहता है ये भी नहीं पता, लेकिन वहां उस हवेली में किसी को भी घुसने की सख्त मनाही है। 4 पहरेदार लगा कर रखे हैं वहां पर, मेरे पहचान के ही हैं, दिन रात चौकस रहते हैं। किसी से सुना था कि लगभग 300 से 400 साल पहले उस हवेली में एक बेहद संपन्न व्यापारी रहता था अपने पूरे परिवार के साथ, लेकिन एक दिन वो पूरे परिवार समेत गायब हो गया। किसी को भी कोई खबर नहीं हुई कि उसके और उसके परिवार के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गए। लेकिन जब से वो गायब हुए हैं तब से ही उस हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और वो हवेली आज भी उसी तरह बंद है। अभी वो हवेली जिसके भी नाम पर है उसने अपने पहरेदार पहलवान लगा कर रखे हैं। उनको स्थानीय पुलिस और प्रशासन से भी खुली छूट मिली है। अगर कोई हवेली की सीमा के अंदर पकड़ा जाएगा तो उसको जी भर के पीटा जाएगा। अगर पिटाई के दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई तो भी ये उसी की गलती मानी जाएगी। जाने कैसा ताकतवर आदमी है वो, जो भी है अभी उस हवेली का मालिक। काव्या उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने शुक्ला जी से हवेली के बारे में कुछ और सवाल भी किए, जिनका शुक्ला जी ने अपनी जानकारी के हिसाब से जवाब दिया। फिर किन्हीं और बातों पर चर्चा करने के बाद शुक्ला जी अपने घर चले गए। हवेली के बारे में इतनी सब कहानी सुनने के बाद काव्या काफी उत्साहित हो चुकी थी। अगले दिन छुट्टी थी तो वो मुझसे कल हवेली के पास चलने के लिए कहने लगी। मैंने उसे याद दिलाया कि अंदर जाना मना है, तो उसने कहा कि अंदर तक नहीं जाएंगे, बस इतनी पास तक चलते हैं कि उसकी कुछ फोटो ले सकें। मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं बिना हड्डी तोड़वाए कितनी पास तक जा सकते हैं। आज मैं सोचता हूँ कि अगर हम उस दिन उस हवेली के पास नहीं जाते तो शायद हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होता, और काव्या, उसे इतना कुछ नहीं सहना पड़ता। जैसे कि प्लानिंग हो चुकी थी, अगले दिन हम हवेली के पास के इलाके में घूमने गए। वहां जाकर हमें पता चला कि हवेली के पास के 50 मीटर के इलाके में किसी का भी जाना वर्जित है। कटीले तारों से एक बड़ा सा घेरा बनाया गया था जिसके बीच में ये हवेली है। इस घेरे के अंदर जाने का बस एक ही गेट भी बनाया गया था जिस पर 4 मुष्टंडे बैठे रहते हैं। दिन के समय में तो बिना उनसे बचे अंदर जाना मुमकिन ही नहीं था। वो इलाका जंगल के बीच में होने की वजह से एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट था। काफी सारे लोग वहां पर आए हुए थे और भीड़ की वजह से ही शायद वहां पर दुकान वालों ने खाने पीने की चीजों की बिक्री शुरू की थी। मैंने और काव्या ने भी वहीं दुकान से चाय ली और पीते हुए टहलने लगे। हम उस हवेली के जितना पास हो सकते थे गए। वहां पर हमने कुछ सेल्फीज ली, इस तरह से ली कि हम और हवेली दोनों ही फोटोज में आ जाएं। वहां और लोग भी थे जो कि ऐसा कर रहे थे। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ये, है ना, हवेली के सामने फोटो खींचना। लेकिन ये बात नॉर्मल दूसरे लोगों के लिए थी, हमारे और खास तौर पर काव्या के लिए नहीं, क्योंकि काव्या का हवेली के पास आने की वजह से कुछ तो था हवेली के अंदर जो जाग चुका था, और वो अंदर से काव्या को ही देख रहा था। आज काव्या जिस हालत में है उसका कारण उस चीज का जागना और उसकी काव्य पर नजर पड़ना ही है। हमारा बाकी का वो दिन साधारण सा ही बीता, लेकिन काव्या का उस हवेली के पास जाने के असर का पहला लक्षण मुझे रात में ही दिखने वाला था। रात के करीब 2 बजे काव्या की नींद खुली और वो पानी पीने के लिए किचन में गई। मेरा ध्यान भी गया इस बात पर कि वो उठी थी। सुबह मुझे स्कूल जाना था और स्कूल वाले दिनों में मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगा करके रखता हूँ। 5 बजे मेरी नींद उसी अलार्म से खुली। उठकर मैंने देखा काव्या मेरे बगल में नहीं थी। मुझे लगा कि शायद बाथरूम में गई होगी। 5 बजे अंधेरा ही रहता है और अगर बाथरूम में कोई जाता
तो उसके अंदर की लाइट्स दरवाजे के नीचे से ही महसूस की जा सकती थी। अंदर का अंधेरा देखकर मुझे यकीन हो गया कि बाथरूम खाली था। मैं उठकर काव्या को ढूंढने लगा और ढूंढते हुए किचन में जा पहुंचा। काव्या वहीं पर खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। हाथ में एक ग्लास था और वो किचन की खिड़की से कुछ देख रही थी। मैं उसके पास गया और उसके कंधे में मैंने हाथ रखा। वो इतनी बुरी तरह से चौंकी कि उसके हाथ से ग्लास नीचे गिर गया। उसने पलटकर पीछे देखा तो पीछे मुझे पाया और फिर उसने जैसे राहत की सांस ली। उसको इस तरह से चौंकते देखकर मुझे भी हंसी आ गई और मैं हंसने लगा। उसके चेहरे पर अभी भी घबराहट दिख रही थी, लेकिन मुझे हंसता देखकर वो भी मुस्कुराने लगी। मैंने उससे पूछा, यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या देख रही हो बाहर? उसने खिड़की से बाहर की तरफ इशारा किया और बस इतना कहा। वो मैंने बाहर देखा। खिड़की से बाहर जंगल के बीच में वो हवेली साफ दिख रही थी। जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से हमने किचन की खिड़की खोली ही नहीं थी। हमें पता ही नहीं था कि हमारे घर से वो हवेली दिखती है। ऊपर से हमारा फ्लैट ऊपर की मंजिल में था, ऊंचाई पर, इसीलिए बाहर जंगल और वो हवेली साफ देखी जा सकती थी। मैंने काव्य से आगे पूछा, लेकिन तुम ऐसे मंत्रमुग्ध सी क्यों देख रही थी? काव्य ने मुझे जवाब दिया, वो मैं पानी पीने आई थी। पता नहीं क्यों मैंने खिड़की खोल दी, लेकिन खिड़की खोलते ही साथ अंधेरा होने के बावजूद मुझे वो हवेली दिख गई और उस हवेली के अंदर के एक कमरे से लाल रंग की रोशनी आ रही थी, जैसे हवेली में कोई था और उसने लाल रंग की लाइट्स जलाई हो। मैं वही देख रही थी। इतने में तुम आ गए पीछे से तो मैं चौंक गई और देखो वो लाल लाइट भी वहां से आनी बंद हो चुकी है। काव्या इस तरह से बताती गई जैसे वो बस 2 मिनट से ही हवेली देख रही थी, लेकिन मेरे हिसाब से तो काव्या 2 बजे के करीब पानी पीने गई थी। उसके हाथ में पकड़ा हुआ गिलास भी इसी ओर इशारा कर रहा था। तो क्या इसका मतलब काव्या रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक ऐसे ही मंत्र मुग्ध सी हवेली को देख रही थी? मैं सोच में पड़ गया, लेकिन जल्दी ही इस विचार को दिमाग से हटा भी दिया। हो सकता है दूसरी बार आई हो पानी पीने, इतना नहीं सोचना चाहिए मुझे। मेरे मन से यह बात लगभग निकल ही चुकी थी कि इतने में काव्या ने मुझसे एक बात कही। आह, पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। लग रहा है कि 50 किलोमीटर पैदल चलकर आ रही हूं। मैं जाती हूं थोड़ी देर और आराम करने। शायद कल दिन में घूमने की वजह से यह दर्द अभी भी हो रहा है, उसने कहा और लगभग लंगड़ाते हुए बेडरूम में चली गई। उसके पैरों का दर्द कल घूमने की वजह से हो ही नहीं सकता था। जितना हम कल घूमे और पैदल चले, उससे कहीं ज्यादा हम रोज ही चलते थे। कहीं उसके पैरों का ये दर्द एक ही जगह पर बिना हिले 3 घंटे खड़े रहने की वजह से तो नहीं था? जो शक मेरे दिमाग से निकलने ही वाला था वो फिर से ताजा हो गया। स्कूल में मेरा पहला दिन अच्छा रहा। सभी टीचरों ने मेरा अच्छे से स्वागत किया। जिन क्लासरूम में मुझे पढ़ाना था वहां के बच्चों से भी अच्छे से इंटरेक्शन हुआ। कुल मिलाकर पहले दिन को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। पूरे दिन में मैं जिनसे भी मिला, जितनी भी चर्चाएं हुई, उनमें से एक चर्चा ऐसी थी जिससे मिली जानकारी से मुझे आगे चलकर मदद मिलने वाली थी। शुक्ला जी, हमारे पड़ोसी और उसी स्कूल के एक टीचर, ये चर्चा उन्हीं से हुई थी स्कूल के लंच टाइम पर। अरे आपको पता, कल ही हम आपके घर में हवेली के बारे में बात कर रहे थे और कल रात ही उस हवेली में क्या हुआ? उन्होंने मुझसे कहा। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता चला। क्या हुआ वहां पर? मैंने उनको जवाब दिया। उनके द्वारा हवेली का जिक्र करने से मुझे काव्या की सुबह की हालत याद आ गई और शायद इस कारण से मैं ये जानने के लिए उत्सुक हो गया कि हवेली में क्या हुआ। मैंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन लोग कह रहे हैं कल रात उस हवेली में से लाल रंग का प्रकाश देखा गया, एक कमरे में से।
सुबह से इसकी चर्चा से माहौल गर्म है। शुक्ला जी ने मुझे बताया। मैं थोड़ा चौंक गया। सुबह काव्या भी तो यही कह रही थी। मैंने अनायास ही शुक्ला जी से पूछ लिया, कितनी देर तक थी वो लाल लाइट? क्या किसी ने इस बारे में कुछ बताया? हाँ हाँ, सुबह सुबह कुछ दुकान वाले अपना सामान ला ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि 5 बजे वो लाइट्स दिखनी बंद हो गई। 5 बजे, ये वही समय था जब मैंने काव्या को हवेली की तरफ घूरते पाया था। हालांकि मैंने खुद उस हवेली में से कोई लाल उजाला आता नहीं देखा था, पर अब मुझे काव्या की बात पर यकीन हो गया था कि उसने तो जरूर देखा होगा। तो ऐसा लाल प्रकाश दिखने से माहौल गर्म क्यों है? कुछ गलत बात है क्या इसमें? मैंने डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए सवाल किया। मेरे इस सवाल पर शुक्ला जी हंसने लगे। फिर बोले, अरे कुछ नहीं, बस फिजूल की बातें हैं। लोग कहते हैं कि वो हवेली भूतिया है, जिसके कारण वहां पर उसके मालिक तक नहीं रहते। पर सब बकवास है। गए होंगे कल रात भी कुछ लड़के वहां पर शराब पीने। उनकी ही पार्टी का उजाला होगा वो, पक्का। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं। भले ही मैं पढ़ा लिखा टीचर हूं, लेकिन मैं भूत प्रेत और सुपरनेचुरल में विश्वास रखता हूं। शुक्ला जी के द्वारा इन सब बातों को सीधा सीधा बकवास कहने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उनको क्या जवाब दूं। मैं उनकी बात काटना भी नहीं चाहता था। मैं बस चुपचाप से मुस्कुराने लगा, जैसे उनकी बात से सहमत हूं। आगे चलकर मुझे पता चलने वाला था कि हवेली से आते उस लाल प्रकाश और काव्या के बीच गहरा और पुराना नाता है। शाम होते होते मुझे एक और बात पता चली। उस हवेली का आज की तारीख में जो भी मालिक है, उसके आदमी हवेली में आए हैं। लगभग 50 लोग 10 कारों में आए हुए हैं। इस छोटी सी जगह में लोगों ने एक साथ इतनी कार कभी नहीं देखी थी, इसीलिए उनका कौतूहल बनता था। कुछ लोग चोरी छुपे ये देखने में भी कामयाब हो गए कि ये लोग वहां पर क्या करने आए हैं। उनके ही द्वारा पता चला कि इन 50 लोगों में से कुछ पंडित जैसे दिखने वाले लोग भी आए हैं, और ये सभी उस हवेली के चारों ओर पूजा और मंत्र पढ़ते हुए जैसे कुछ घेरा बना रहे थे। सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बीती रात लाल उजाला दिखने की वजह से ही ये लोग यहाँ पर आए हैं, और वो हवेली सच में भुतहा है। वो लोग ये सब क्रिया करके वापस चले गए। ना तो उन्होंने किसी को बताया कि क्या करने आए थे, ना ही किसी ने उनसे पूछा कि वो क्यों आए थे। बस सब अटकलें ही लगाते रह गए कि उनके यहाँ आने का कारण क्या होगा। उस रात मेरा खास ध्यान था इस बात पर कि काव्या कब उठती है और कितनी देर उठी रहती है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। काव्या पूरे समय सोती रही और सुबह मेरे साथ ही उठी। सिर्फ उसी रात नहीं, बल्कि पूरे हफ्ते। लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक संयोग था और कुछ नहीं। मैं अपने जीवन में इतना गलत कभी नहीं था। एक हफ्ते बाद एक रात फिर से काव्या उठी और कुछ देर तक नहीं आई। मैंने ये बात भांप ली कि शायद वो फिर से किचन में खड़ी उस हवेली को देख रही होगी। मैं उठा और धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। वो वहीं पर थी, उसी तरह टकटकी बांधे हवेली की तरफ देखते हुए। मैं धीरे से पीछे उसकी तरफ गया। उसको आवाज देने से पहले मैंने भी उस हवेली की तरफ देखा, और उस रात मैंने भी देखा वो लाल रंग का उजाला। वो सच में उस हवेली में से आ रहा था। इतनी दूर होने के बावजूद वो उजाला इतना तेज था कि अगर कोई पास से उसे देखे तो शायद अंधा ही हो जाता। निस्संदेह ये किसी मामूली बल्ब या किसी भी चीज का उजाला नहीं था। मैंने उजाले की तरफ देखते हुए ही काव्या के कंधे में हाथ रखा। वो फिर से चौंक कर मेरी तरफ पलटी, और मेरे देखते ही देखते वो लाल उजाला हवेली के उस कमरे में से आना बंद हो गया। जैसे उस उजाले का सीधा संबंध काव्या का इस तरह से मंत्रमुग्ध हवेली की तरफ देखने से था। काव्या फिर से मुझे बताने लगी कि हवेली से लाल उजाला आ रहा था।
इस बार मैंने ये सब खुद देखा था। उसकी बातों में हाँ मिलाते हुए मैं उसे वापस बेडरूम ले आया। उससे पहले मैंने याद से किचन की खिड़की बंद कर दी। काश काश की खिड़की बंद करने भर से हम पर आने वाली सारी समस्याएं खत्म हो जाती। अगले कुछ दिन हवेली के पास वो पुजारी लोग लगभग रोज ही आते थे। मुझे रोज ये सुनाई देता कि पिछली रात हवेली में फिर से लाल उजाला देखा गया था, और बल्कि अब तो हर रात वो जैसे तेज होता जा रहा था। मैंने खुद तो नहीं देखा कि उजाला सच में तेज हो रहा था या नहीं, पर शायद इसका असर मैं कहीं और महसूस कर पा रहा था। काव्या पर। हमेशा खुश रहने वाली, घूमने फिरने और लोगों से मिलने जुलने वाली काव्या दिन प्रतिदिन चुप होती जा रही थी। पहले उसने घर से निकलना कम कर दिया, फिर दूसरों से बोलना, और अब तो मुझसे भी खुलकर वो कुछ नहीं बोलती थी। बस हाँ या ना इसी में जवाब देती, अधिकतर वो भी बिना मेरी तरफ देखे। जब भी मैं उसे देखता तो वो बस किचन से उस हवेली को ही निहारती रहती। मैं उसे जब भी ये करते देखता तो उसे टोकता, और वो मेरी बात मानकर वहां से हट भी जाती। लेकिन पूरे दिन मैं स्कूल में रहता था। इस बीच शायद वो पूरे ही समय हवेली को निहारती रहती। पता नहीं उस हवेली को निहारने से उसे क्या नशा मिलता था। नशा, हाँ ये शायद नशा था, और मुझे बहुत जल्द ही ये पता चलने वाला था कि काव्य की स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। कुछ ही रातों बाद एक सामान्य सी रात में मैं और काव्या दोनों ही सो रहे थे। मेरे घर में रहते हुए काव्या किचन से हवेली को नहीं देखा करती थी, इसीलिए रात में वो चुपचाप सो जाती थी। किसी नशे की ही तरह दिन प्रतिदिन उस पर हवेली को निहारने का जुनून हावी होता जा रहा था। उस रात उससे रहा नहीं गया। मेरे सो जाने के बाद वो उठी और चुपचाप जाकर किचन की खिड़की से उस हवेली को निहारने लगी। अब तक उस हवेली से आ रहा लाल उजाला बेहद तेज हो चुका था, और उस रात उस लाल उजाले का काव्या पर हो रहा प्रभाव मुझे समझ में आया। काव्या के उठने के लगभग 30 मिनट बाद मेरी नींद खुली। उसको बेड में अपने बगल में ना पाकर मैं तुरंत समझ गया कि वो कहां पर गई होगी। मैं भी जल्दी से उठकर किचन पर गया। मेरा अनुमान सही था। काव्या वैसे ही खड़ी थी, खिड़की खोले उस हवेली को निहारती हुई। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मुझे गुस्सा आया। मैंने मना किया था इसे कि ऐसे पागलों के जैसे हवेली को मत घूरा करो, लेकिन मानती ही नहीं है मेरी बात। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये क्या पागलपन है काव्या? क्या मिलता है तुम्हें उस हवेली को घूरने से? भूल जा काव्या को। अब वो मेरा शिकार है। इसे मारकर मैं अपना संकल्प पूरा करूंगा। काव्या अचानक से पलटी और उसने मुझे ये कहा, लेकिन ये आवाज काव्या की नहीं थी, बल्कि ये तो किसी भी इंसान या जानवर की आवाज हो ही नहीं सकती। तब मैंने उसका चेहरा देखा। लाल चमकदार आंखें, बिल्कुल वैसी ही जिस तरह का लाल उजाला हवेली में से आ रहा था। उसके मुंह से किसी हैवान के जैसे गुर्राने की आवाज आ रही थी। उसकी मुट्ठियां और जबड़ा एकदम भिजा हुआ था और बदन अकड़ा सा लग रहा था। किसी भी एंगल से वो इंसान नहीं लग रही थी। उसको इस हालत में देखकर मैं हिल चुका था। मैं लड़खड़ाते हुए थोड़ा पीछे जा गिरा